जरा सोचिए कि एक आम इंसान की जिंदगी चल रही है। मतलब एक बिल्कुल ही साधारण सी नौकरी है और सपनों का एक घर है जिसके लिए हर महीने होम लोन की किश्तें जा रही हैं। हाँ, जो कि बहुत ही आम बात है आजकल। बिल्कुल। और अपने करियर को लेकर एक बहुत ही साफ, एकदम चमकता हुआ विजन है। सब कुछ ना एकदम पटरी पर दौड़ती हुई किसी बुलेट ट्रेन की तरह चल रहा है। लेकिन क्या हो अगर अचानक बिना किसी चेतावनी के उस ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लग जाए। सही कहा। और वो भी ऐसा ब्रेक जो मतलब सिर्फ उस सफर को ही न रोके बल्कि उस पूरी की पूरी ट्रेन को ही पटरी से उतार दे। हाँ, मतलब उस इंसान की और उसके पूरे परिवार की जिंदगी को अचानक एक झटके में पलट कर रख दे। जी। और आज के हमारे इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही स्रोत के विश्लेषण में उतरने वाले हैं जो बेहद व्यक्तिगत है, बहुत कच्चा है और सच कहूं तो हमारे सामाजिक और कानूनी ताने बाने को लेकर काफी चौंकाने वाला भी है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो स्रोत है आज वो YouTube चैनल डिजिटली सक्सेस के एक वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ, जिसमें आशीष गुप्ता नाम की एक व्यक्ति ने अपनी निजी कहानी साझा की है। मतलब उनका जो वैवाहिक विवाद था, 4988 जैसी जो FIR होती है, जो कि बहुत ही डरावनी मानी जाती है समाज में। एकदम। तो उस FIR और भारत की कानूनी प्रक्रिया की जो भूल भुलैया है, उसमें उलझने का उनका अपना एक बहुत ही कड़वा अनुभव है। और मैं कहूँगा कि ये चर्चा श्रोताओं के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि सतह पे भले ही ये कानूनी मामले या वैवाहिक विवाद की कहानी लगे, लेकिन अगर इस विश्लेषण को हम एक थोड़े बड़े नजरिए से देखें ना, तो यह दरअसल मानवीय मनोविज्ञान की कहानी है ना? बिल्कुल। ये दिखाती है कि कैसे कोई इंसान डर के साए में पूरी तरह टूट सकता है और फिर कैसे उसी डर के आंखों में आंखें डालकर वो इंसान अपनी मानसिक आजादी वापस पा सकता है। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत जरूरी बात स्पष्ट कर देना चाहूंगी। आज हम जिस भी कानूनी अनुभव या रणनीति पर बात करेंगे वो पूरी तरह से उस व्यक्ति यानी जो स्रोत हैं उनके अपनी निजी विचार हैं। सही बात है। हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है। जी, और ना ही हम कोई कानूनी सलाह दे रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उस स्रोत में मौजूद जो तथ्य हैं, जो भावनाएं हैं और उसके पीछे जो मनोविज्ञान काम कर रहा है उसका एक निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। तो चलिए सीधे उस पल में चलते हैं जहां से ये कहानी शुरू होती है। हाँ, बात है 21 अक्टूबर 2014 की। आशीष के अनुसार उन्हें पता चलता है कि उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी है और उनके तथा उनके पूरे परिवार के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। बाप रे, ये वो पल है जहां से वो इमरजेंसी ब्रेक लगता है और इसका असर सिर्फ कागजों या कोर्ट कचहरी तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर उस इंसान की पूरी दिनचर्या पर, उसकी मानसिकता पर होता है। और यहाँ स्रोत ना एक बहुत ही यथार्थवादी तस्वीर पेश करता है। मतलब उस समय आशीष लखनऊ में अपना घर बना चुके थे। होम लोन का एक बड़ा भारी बोझ उनके सर पर था, जो कि मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, उनका टीचिंग में बहुत मन था। वो 11वीं और 12वीं के बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाते थे। काफी मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं। जी। उन्होंने अपनी खुद की कोचिंग खोलने का पूरा 5 साल का रोड मैप तैयार कर लिया था। मतलब पहले साल क्या करना है, दूसरे साल कितने बच्चे रखने हैं। लेकिन FIR होते ही ये सारा का सारा विजन ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ढहना ही था। उन्होंने बच्चों को पढ़ाना तक छोड़ दिया। इस बिंदु पर जो मनोविज्ञान काम कर रहा है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। जब किसी इंसान के अस्तित्व पर या उसकी आजादी पर सीधा खतरा मंडराता है तो इंसान का दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। मतलब सिर्फ जीवित बचने की जद्दोजहद। बिल्कुल। स्रोत में वो खुद बताते हैं कि 11वीं 12वीं के बच्चों को जटिल विज्ञान पढ़ाने के लिए दिमाग का एकदम शांत और केंद्रित होना बहुत जरूरी है। हाँ, बिना फोकस के आप फिजिक्स, केमिस्ट्री कैसे पढ़ाएंगे? सही कहा। और जब किसी के ऊपर पुलिस केस का तनाव हो, परिवार बिखर रहा हो, तो इंसान का कॉग्निटिव ओवरलोड मतलब मानसिक बोझ इतना बढ़ जाता है कि फोकस करना लगभग असंभव हो जाता है। और इसका जमीनी असर ये हुआ कि बच्चों के माता पिता ने आशीष के ससुर को फोन करके गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चों का करियर दांव पर है, आप इस मामले को सुलझा लीजिए। लेकिन मामला तो सुलझा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। मामला सुलझने के बजाय और उलझता गया। आशीष बताते कि वो इतने हताश थे, इतने ज्यादा कि दिन भर सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहते थे और अपनी पत्नी, सास या ससुर को दिन में 100 बार कॉल करते थे। 100 बार?
ये एक ऐसी स्थिति है जिसे मनोविज्ञान में हम लॉस अवर्जन के चश्मे से भी देख सकते हैं। लॉस अवर्जन, थोड़ा श्रोताओं के लिए इसे आसान भाषा में बताएंगे? हाँ, मतलब इंसान अपने हाथ से फिसलती हुई किसी चीज को बचाने के लिए इतना डेस्परेट या बेचैन हो जाता है कि वो तार्किक फैसले लेना ही बंद कर देता है। समझ रहे। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू है जो जिसे बहुत विश्वसनीय बनाता है। आशीष ने स्रोत में खुद स्वीकार किया है कि उनसे भी गलतियां हुई थी। हाँ, मैंने भी इस बात पर गौर किया था। उन्होंने माना कि वो अपनी पत्नी को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाए या उस तरह खुश नहीं रख पाए जैसा वो चाहती थी, क्योंकि उन पर वो होम लोन चुकाने और करियर सेट करने का बहुत भारी दबाव था। जी, और यही जो आत्म स्वीकृति है ना, ये इस कहानी को ब्लैक एंड व्हाइट के बजाय एक ग्रे शेड देती है। मतलब ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जहाँ एक इंसान पूरी तरह से संत है और दूसरा पूरी तरह से विलन। बिल्कुल, ये दो इंसानों के बीच की वो कश्मकश है जो आधुनिक जीवन की परिस्थितियों और जो आर्थिक दबाव होते हैं उनके बोझ तले दब गई। लेकिन उनका वो जो हताशा भरा संघर्ष था वो कहाँ तक जा सकता है, इसका अंदाजा 11 दिसंबर 2014 की रात के वाक़ये से लगता है। वो क्या वाकया था? जब फोन पर लगातार उन्हें अनसुना किया गया तो आशीष ने तय किया कि वो खुद अपनी पत्नी के मायके जाएंगे। रात के समय बस पकड़कर 150 किलोमीटर का सफर, फिर 20 किलोमीटर और, मतलब कुल 170 किलोमीटर। हाँ, कुल 170 किलोमीटर दूर वो उस कस्बे में पहुंचे। और उस सर्द रात में वहां पहुंचने के बाद जो हुआ वो उनके आत्मसम्मान के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। ये किस्सा सच में रोंगटे खड़े कर देता है। रात के 2 बज रहे थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, SMS किए, लेकिन अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। बाप रे। और तो और फोन भी स्विच ऑफ कर लिया गया। अब आप कल्पना कीजिए, दिसंबर की कड़ाके की ठंड, रात के 2 बजे का सन्नाटा। बहुत भयानक स्थिति रही होगी। आशीष को मजबूरन उसी घर के बाहर सड़क किनारे एक दुकान के तख्त पर एक अजनबी से रजाई मांगकर 4 घंटे सोना पड़ा। वो कहते हैं कि वो अपनी शादी बचाने के लिए अपना सारा आत्मसम्मान ताक पर रखने को तैयार थे। ये वो बिंदु है जहां भावनात्मक हताशा अपने एकदम चरम पर होती है। लेकिन जैसा कि स्रोत में आगे बताया गया है, ये बेतहाशा कोशिश उन्हें किसी सुलह की तरफ नहीं ले गई, बल्कि उन्हें कानूनी चक्रव्यूह में और ज्यादा गहराई तक धकेलती चली गई है ना। बिल्कुल। और यहाँ पर इस विश्लेषण का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, अगर मैं इस पूरी कानूनी प्रक्रिया की तुलना करूँ ना, तो ये मुझे एक मकड़ी के जाले की तरह लगता है। स्पाइडर्स वेब। जी, जैसे मकड़ी के जाले में फंसा कोई कीड़ा जितनी ज्यादा घबराहट में हाथ पैर मारता है, वो जाले में उतना ही ज्यादा उलझता जाता है। शुरुआत में आशीष भी बिल्कुल यही कर रहे थे। सही कहा। एक आम धारणा है कि कानूनी मामलों में मीडिएशन या मध्यस्थता से चीजें सुलझ जाती हैं। लेकिन आशीष का अनुभव इसके एकदम उलट था। लखनऊ में उनके मीडिएशन की तारीखें दोपहर 2 बजे की होती थीं। इसके लिए वो सुबह 5 बजे उठते, 8 बजे बस पकड़ते और 5 घंटे का थका देने वाला सफर करके पहुंचते। और दूसरी तरफ का रवैया कैसा था? वो तो इस पूरी प्रक्रिया के उद्देश्य पर ही सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार पत्नी का परिवार उन्हें देखते ही पीछे के रास्ते से निकल जाता था। अच्छा, मतलब वो सामना ही नहीं करना चाहते थे। हाँ, क्योंकि उनका मकसद मीडिएशन के जरिए मामले को सुलझाना नहीं था, बल्कि उसे फेल करवाना था। और जब आखिरकार एक दिन आमना सामना हुआ भी, तो आशीष के ससुर ने सीधा और बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। क्या आरोप लगाया? उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपनी लड़की को भेजा तो ये लड़का उसे जान से मार देगा। अरे, ऐसे गंभीर आरोप के बाद तो माहौल पूरी तरह से आशीष के खिलाफ हो जाना चाहिए था। यही तो इस व्यवस्था का अजीबोगरीब पहलू है। जो मीडिएटर थे, उन्होंने उस समय रोते हुए आशीष का बचाव किया। मीडिएटर ने बचाव किया? जी, मीडिएटर ने कहा कि 3.5 साल ये लड़की साथ रही, तब तो इसने जान से नहीं मारा। लड़का हर्ट है, रो रहा है। लेकिन इसके बावजूद पत्नी पक्ष के वकील ने अड़ियल रवैया अपनाया और आखिरकार वो मीडिएशन फेल हो गया। और मीडिएशन का फेल होना अक्सर असली और लंबी कानूनी लड़ाई का आगाज होता है। और यहीं से वकीलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि आशीष के मामले में काफी निराशाजनक रही। बिल्कुल। आशीष घबराकर अपने वकील के पास गए तो वकील ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हें स्टे ऑर्डर्स दिला देंगे।
आशीष के माता पिता बहुत खुश हुए कि चलो कोई बड़ी कानूनी जीत मिल गई। लेकिन वो जीत थी नहीं। वकील ने 15,000 रुपए लिए और 4 दिन का स्टे ऑर्डर दिला दिया। आशीष को लगा कि ये उनकी बहुत बड़ी राहत है, लेकिन असल में ये स्टे ऑर्डर सिर्फ 4 दिन तक गिरफ्तारी टालने का एक छोटा सा तकनीकी उपाय था, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना ही था। बिल्कुल। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्टे ऑर्डर काम कैसे करता है। ये कोई स्थायी जमानत या एंटीसिपेटरी बेल नहीं थी जो उन्हें पूरी तरह सुरक्षित कर दे। हाँ, मतलब केस तो खत्म नहीं हुआ था। नहीं, ये बस गिरफ्तारी की तलवार को 4 दिन के लिए हवा में रोक देने जैसा था। एक आम नागरिक जो कानूनी पेचीदगियों से अनजान होता है, वो किसी भी छोटी सी तकनीकी प्रक्रिया को बहुत बड़ी राहत मान लेता है। और वकील इसी अज्ञानता का फायदा उठाते हैं। बिल्कुल। मेरा यहाँ पर एक बहुत तीखा सवाल है। मतलब अमूमन हम मानते हैं कि कानूनी पचड़ों में वकील हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारी ढाल होते हैं जो हमें सिस्टम से बचाते हैं। लेकिन स्रोत की इस पूरी कहानी में तो रक्षक ही भक्षक बनते दिख रहे हैं। ये तो है। ऐसा क्यों है कि वो सही रास्ता दिखाने के बजाय 15-15 हजार रुपए लेकर बेमतलब के स्टे ऑर्डर दिलवा रहे हैं? एक बहुत ही कड़वा सच उजागर करता है। स्रोत के नजरिए से अगर हम देखें तो इस पूरी व्यवस्था में डर कोई भावना नहीं रह गई है, बल्कि वो एक कमोडिटी बन गया है। कमोडिटी मतलब एक बिकने वाली वस्तु। एकदम सही। आशीष का अनुभव बताता है कि सिस्टम अक्सर केस को सुलझाने के बजाय उसे लंबा खींचने पर टिका होता है। वकील डर का व्यापार करते हैं। वो कैसे? वो क्लाइंट को डराते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वारंट निकल जाएगा, घर की कुर्की हो जाएगी या सीधे जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, यानी वो समाधान नहीं बेच रहे, वो सजा को टालने का छलाहा बेच रहे हैं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और इस डर के एवज में वो पैसे ऐंठते हैं। आशीष खुद इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी अदालतों में जो करोड़ों केस सालों साल पेंडिंग पड़े हैं ना, हाँ। उनका एक बड़ा कारण यही है कि इस पूरी मशीनरी को, मामलों को सुलझाने का कोई आर्थिक फायदा ही नहीं है। उनकी गाड़ी चलती रहे, इसके लिए केस का खींचना बहुत जरूरी है। बाप रे। और इसी डर से भागते भागते और इसी जाले में हाथ पैर मारते मारते आशीष अंततः उसी जगह पहुंच गए जिससे वो सबसे ज्यादा खौफ खाते थे। मतलब जेल। हाँ। 4 दिन का स्टे ऑर्डर खत्म हुआ, उन्होंने सरेंडर किया, उन्हें अंतरिम बेल मिली। लेकिन 15 दिन बाद जो वो फाइनल बेल के लिए गए तो एक महिला जज ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें 4 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। देखिए, किसी भी पढ़े लिखे आम नागरिक के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना किसी भयानक सपने के सच होने जैसा होता है। ये वो पल होता है जहां इंसान को लगता है कि बस अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन यहाँ जो हुआ वो उम्मीद से एकदम विपरीत था। अच्छा। आशीष बताते हैं कि उस जेल में बड़े बड़े नेता थे, बाहुबली और गुंडे टाइप के लोग थे। लेकिन क्योंकि आशीष देखने में काफी सौम्य और पढ़े लिखे लगते थे तो उन लोगों ने परेशान नहीं किया। बिल्कुल नहीं। उन खूंखार दिखने वाले कैदियों ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। यहाँ तक कि दूसरे कैदियों के घर से जो खाना आता था वो लोग आशीष को भी खिलाते थे, एक सद्भावना के तौर पे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अजीब विरोधाभास है। हाँ, लेकिन इन 4 दिनों की एक घटना ने उनकी मानसिकता को जड़ से बदल दिया। वो घटना क्या थी? मैं आपको स्रोत में बताया गया एक बहुत ही मार्मिक दृश्य बताती हूँ। एक दिन आशीष को कैदियों वाली बस में बैठाकर लोअर कोर्ट ले जाया जा रहा था। जब वो उस बस के अंदर थे और जाली से बाहर की आजाद दुनिया को देख रहे थे तो उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी चिड़ियाघर के जानवर को पिंजरे में कैद करके दुनिया के सामने नुमाइश के लिए लाया जा रहा हो। बाप रे, ये जू एनिमल वाली एनालॉजी बहुत बहुत शक्तिशाली है। जी, उन्होंने सोचा कि जो जानवर पिंजरे में कैद होते हैं वो कैसा बेबस महसूस करते होंगे। आज मैं भी बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। वो क्या? ये कितनी अजीब बात है कि जिस जेल के नाम से एक आम इंसान कांप उठता है, उसी जेल की सलाहों के पीछे जाकर इस इंसान का सारा डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये तो किसी गहरे कथारसिस से कम नहीं है। बिल्कुल। और इस मनोवैज्ञानिक बदलाव के पीछे के विज्ञान को डिकोड करना बहुत जरूरी है। यहाँ इसे मनोविज्ञान में एक तरह की एक्सपोजर थेरेपी कहा जा सकता है। एक्सपोजर थेरेपी मतलब डर का सीधा सामना करना। हाँ, डर की सबसे बड़ी ताकत उस घटना में नहीं होती, बल्कि उस घटना के इंतजार में होती है कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सही बात है। लेकिन जब कोई इंसान अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लेता है, जब वो उस वर्स्ट केस सिनेरियो को जी लेता है, तो
तो डर का वो बुलबुला हमेशा के लिए फूट जाता है। पिंजरे वाले उस एहसास ने आशीष के अंदर दुनिया के लिए कड़वाहट नहीं भरी, बल्कि एक गहरी सहानुभूति पैदा कर दी। एकदम। वो खुद कहते हैं कि जेल से बाहर आने के बाद उनके दिल से नफरत वाली भावना पूरी तरह खत्म हो गई थी। हाँ, स्रोत में वो बताते हैं कि उन्हें अचानक लोगों और यहाँ तक कि जानवरों पर भी बहुत प्यार आने लगा था। और यही वो असली आजादी है, जब ये समझ आ जाता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, कि जेल हो सकती है, और इंसान देखता है कि वो उस जेल में भी जीवित रह सकता है, तो समाज द्वारा पहनाई गई वो जो अदृश्य बेड़ियां होती है ना, वो टूट जाती हैं। उस 4 दिन के जेल के अनुभव ने उनके अंदर उस निडरता को जन्म दिया जिसने उनकी आगे की पूरी कानूनी रणनीति को 180 डिग्री पलट कर रख दिया। और ये बदलाव इतना बड़ा था कि सुनकर कोई भी चौंक जाए। स्रोत के अनुसार 2015 से लेकर 2023 तक, मतलब पूरे 8 साल, आशीष अपनी 498A मामले की एक भी पेशी पर कोर्ट नहीं गए। उन्होंने वकीलों को पैसे देना ही बंद कर दिया। एक मिनट, मुझे यहाँ स्रोत की इस बात पर एक बड़ा सवाल उठाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मतलब ये तो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बेवकूफ़ी भरा कदम लगता है। 8 साल तक कोर्ट ना जाना, ऐसे तो कोई भी इंसान भगोड़ा घोषित हो सकता है, उसकी संपत्ति कुर्क हो सकती है, नॉन बेलेबल वारंट निकल सकते हैं। जी। क्या स्रोत ने अपनी इस आज़ादी के जोश में इन कानूनी परिणामों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा? मैं मानती हूँ कि आपका ये सवाल बिल्कुल जायज़ है और कानूनी नज़रिए से ये सच में एक बहुत बड़ा जोखिम है। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा था कि ये कोई कानूनी सलाह नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे स्रोत के मनोविज्ञान के चश्मे से देखें ना, तो आशीष ने जानबूझकर ये जोखिम उठाया। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फिर से जेल भेजेंगे। हाँ, उन्होंने सोचा ठीक है, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इन वकीलों को मुझे डराने के पैसे तो बिल्कुल नहीं दूंगा। उन्होंने खेल के नियम ही बदल दिए। अच्छा, यानी वो उसी जाले वाली बात पर वापस आ गए। कौन सी? अगर कीड़ा जाले में संघर्ष करना बंद कर दे तो मकड़ी का नियंत्रण अपने आप खत्म हो जाता है। बिल्कुल, ये सर्वाइवल का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका था। जब आप सिस्टम के उस डराने वाले खेल में भाग लेना ही बंद कर देते हैं, तो सिस्टम का आप पर से जो मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है वो खत्म हो जाता है। समझ रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दूसरे पक्ष ने कानूनी दबाव नहीं बनाया। CRPC 125, जो कि पत्नी के गुजारे भत्ते या मेंटेनेंस का केस होता है जी, और डोमेस्टिक वायलेंस यानी DV का केस, दोनों के नोटिस आशीष के पास आए। लेकिन आशीष किसी में नहीं गए। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने उनकी अनुपस्थिति में एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर दिए। श्रोताओं के लिए यहाँ एक्स पार्टे का मतलब समझना जरूरी है। क्योंकि आशीष अपना पक्ष रखने कोर्ट गए ही नहीं, तो जज ने सिर्फ और सिर्फ दूसरे की पक्ष की बात सुनकर एक तरफा आदेश पारित कर दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका हो सकता था। हाँ, और एक पल के लिए उनके पिता घबराए भी। जब पिता के पास नोटिस पहुंचा तो उन्होंने फिर एक वकील किया। वकील जी, और उस वकील ने इस एक्स पार्टे ऑर्डर को रुकवाने या रिकॉल करवाने के नाम पर पैसे लिए और किया कुछ नहीं। तब आशीष को पक्का यकीन हो गया कि इस कानूनी रास्ते पर तो बिल्कुल नहीं चलना है। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसके बाद उन्होंने वकीलों को छोड़कर सीधा प्रशासन का दरवाजा खटखटाया। वो अपने थाने की महिला SHO से मिले, फिर किसी की सलाह पर वो SP सिटी, जो कि एक महिला अधिकारी थी, उनके पास जनता दरबार में गए। एक मिनट, वहां बिना वकील के उन्होंने अपनी बात कैसे रखी? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। उन्होंने पूरी कहानी 2 पेज के एक लेटर में इंग्लिश में लिखकर SP सिटी को दी। उन्होंने उस लेटर में कोई कानूनी धारा नहीं लिखी, बस एक इंसान की तरह अपनी पीड़ा समझाई। और उसका क्या असर हुआ? SP सिटी ने तुरंत संबंधित थाने में कॉल करके मामले को सुलझाने को कहा। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। अच्छा, हाँ, वहां पुलिस ने पूछा कि भाई आखिर लड़के को क्यों परेशान किया जा रहा है, तो पत्नी पक्ष ने साफ कह दिया कि हम लड़की को नहीं भेजेंगे। और पुलिस किसी भी लड़की को किसी लड़के के साथ रहने को मजबूर तो कर नहीं सकती। ये वो पल था जहां कोई भी आम इंसान शायद टूट जाता या भड़क जाता कि मेरी शादी टूट रही है। आशीष की प्रतिक्रिया क्या थी? निडरता और पूर्ण स्वीकार्यता। आशीष ने बिना एक पल गंवाए कहा, ठीक है भाई, ये नहीं रहेगी साथ तो अच्छा है। बाप रे, इतनी शांति से? हाँ, उन्होंने बिना लड़े, बिना गिड़गिड़ाए इस बात को स्वीकार कर लिया। जरा सोचिए इस बदलाव के बारे में। जिस पत्नी के लिए वो रात के 2 बजे कड़ाके की ठंड में तख्त पर सोए थे,
आज वो उसी के ना रहने के फैसले को कितनी शांति से स्वीकार कर रहे थे। ये दर्शाता है कि वो इंसान मानसिक रूप से पूरी तरह आजाद हो चुका था। हाँ। वो अब किसी रिश्ते या समाज के डर का गुलाम बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। और इसी आज़ादी के दम पर स्रोत ने अपनी सबसे मुख्य सलाह साझा की है। उनका कहना है कि अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो 498A जैसे मुकदमों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। सही सलाह है। उनका कहना है कि वकीलों के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी भर की कमाई मत लुटाइए। सिर्फ एक सस्ता सा वकील करके जमानत लीजिए और चुपचाप अपने काम पर ध्यान दीजिए। और उनके खुद के केस का क्या हुआ? उनका खुद का 498A का केस आज 10 साल बाद भी वैसा का वैसा पेंडिंग पड़ा है, लेकिन वो अपनी जिंदगी शांति और नियंत्रण के साथ जी रहे हैं। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को समेटे ना जी, तो ये कहानी सिर्फ एक वैवाहिक विवाद में सब कुछ खोने की कगार पर पहुंचने की नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा ये उस डर का त्याग करके अपनी जिंदगी पर वापस नियंत्रण पाने की कहानी है। बिल्कुल। ये कानूनी लड़ाई से कहीं ज्यादा एक इंसान के अपने ही भीतर चल रहे मानसिक संघर्ष की जीत है। एकदम सही कहा आपने। और ये बात इस विश्लेषण को सुनने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मतलब जिंदगी में कोई भी संकट हो, चाहे वो कानूनी उलझन हो, करियर का तनाव हो या कोई भारी व्यक्तिगत समस्या हो, उस स्थिति से हमें उतना नुकसान नहीं होता जितना उस स्थिति के डर से होता है। डर हमें लकवा मार देता है, हमारी सोचने समझने की आजादी छीन लेता है। बिल्कुल, डर सबसे बड़ा दुश्मन है। आशीष की कहानी साबित करती है कि जिस दिन कोई इंसान उस डर की आंखों में आंखें डालकर कह देता है कि जो सबसे बुरा होगा मैं उसे भी झेल लूंगा, उस दिन वो असल में आजाद हो जाता है। उसी डर से आजादी, असली जीत। हाँ, तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं वापस उस तेजी से दौड़ती ट्रेन और इमरजेंसी ब्रेक वाले उदाहरण पर आना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जब ब्रेक लगता है तो अंदर बैठे यात्री घायल जरूर होते हैं, लेकिन आशीष के इस पूरे सफर और इस कानूनी मकड़जाल को गहराई से समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और कहूँ तो विचलित करने वाला सवाल खड़ा होता है। वो क्या सवाल है? सवाल ये है कि अगर हमारा न्याय तंत्र, हमारा पूरा सिस्टम ही ऐसा बन जाए जहां एक निर्दोष व्यक्ति को दी जाने वाली संभावित सजा से कहीं ज्यादा खौफनाक उस सजा तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया हो जाए, तो क्या हमें एक समाज के रूप में उन कानूनों के वास्तविक उद्देश्य पर दोबारा विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या प्रक्रिया को ही सजा बन जाने देना न्याय है? बहुत ही गहरा सवाल है ये। जी, और इसी गहरे सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।